स्टूडेंट्स ऑफ एलएलबी फाइनल ईयर। पिछले लेक्चर में हमने जो है सेक्शन 40 कंप्लीट करने की कोशिश की थी। इसमें कुछ पार्ट रह गए थे। आपने देखा था सेक्शन 40 सीआरपीसी की बात कर रहा हूं मैं। तो सेक्शन 40 सीआरपीसी में जो नेक्स्ट पॉइंट था वो सेक्शन 40 सब क्लॉज 1 का सब क्लॉज 4। तो इसमें धारा 382 अर्थात चोरी यानी धारा 382 यानी चोरी करने के लिए मृत्यु उपपत्ति या अपरोध कारित करने के तत्पश्चात, ये बेसिकली मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड करा दूं पिछले सेक्शन में कि सेक्शन 40 में जो है वो ये दे रखा था कि किन अपराधों की कंडीशन में पब्लिक के ऊपर लायबिलिटी है कि वो पुलिस या मजिस्ट्रेट को तुरंत इत्तिला करे। ठीक है, तो उसी क्रम में हम देख रहे थे कि कौन कौन से ऐसे अपराध गिनाए गए हैं। तो सेक्शन 40 सब क्लॉज 1 का सब क्लॉज 1 से लेकर 5 तक के प्रोविजन हमने पिछले लेक्चर में कवर किए थे। और अब इसके बाद 6 ऑनवर्ड, तो 6 में सेक्शन 382 ऑफ द आईपीसी और उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन 392 से 399 तक। ठीक है, इसके साथ ही पिछली बार मैंने आपको कोशिश की थी कि हाथों हाथ आईपीसी के मैं सेक्शंस आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये किस चीज से रिलेटेड है। वैसे अगर कैटेगराइजेशन आपने कर रखा होगा तो आपको ये ध्यान होगा कि 299 ऑनवर्ड ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी स्टार्ट होता है और 279 ऑनवर्ड ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी स्टार्ट होता है। तो इसलिए ये सारी चीजें उसमें कवर होती है और विशेष तौर से 392 से लेकर 399 ये जो है ऑब्स्सीन बुक्स से रिलेटेड है 392। और इसी तरह से जो 393 है खैर इसको अगर हम डिटेल करेंगे तो ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए मेरा एडवाइस ये है कि आप जो है जो आईपीसी के बैरक्स हैं उसको आप सामने खोल के रखें और उसको देखते रहें, तो ये आपको ज़्यादा बढ़िया होगा। अब मैं नेक्स्ट सेक्शन पे चलता हूँ। वैसे 392 जो है वो लूट के लिए दंड है, मैं वो गलत बता दिया, 292 बता दिया। 392 लूट के लिए दंड है, 393 जो है वो लूट के लिए प्रयत्न है, 394 लूट करने में स्वेच्छा उपहति कारित करना है, 395 डकैती के लिए दंड है, 396 हत्या सहित डकैती के लिए दंड है। और इसी तरह से 397 मृत्यु या घोर उपहति कारित करने के लिए प्रयत्न के साथ लूट या डकैती, 398 घातक युद्ध से सज्जित होकर लूट या डकैती करने का प्रयत्न और 399 डकैती करने के लिए तैयारी करना। तो इस तरह से ये सारे जो सेक्शंस इसमें लिखे गए हैं ये डकैती करने के लिए जो भी प्रयास किए जाते हैं। 402 एक सेक्शन है, इसको भी मैं करता हूँ। ये डकैती करने के प्रयोजन से एकत्रित होना, यानी डकैती करने के लिए लोगों को इकट्ठा करना, डकैती डालना, डकैती करने के प्रयास में कोई अन्य अपराध करना, इन सब से रिलेटेड है। तो ऐसी कोई अगर संभावना दिखती है तो उसकी इत्तिला पुलिस को तुरंत दी जानी है। इसी तरह से सेक्शन 7 और 8, ये 7 तो ये था और उसके बाद ये सेक्शन 8, एक मिनट, हाँ सॉरी, सेक्शन 6 तो 382 था और उसके बाद सेक्शन 7 ये 392 से ये, और उसके बाद ये 409 अर्थात लोक सेवक आदि के द्वारा आपराधिक न्यास भंग, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करना। तो ये 431 से 439 यानी संपत्ति के विरुद्ध रजिस्ट्री मिसचिफ, ये सारी चीजें इसमें कवर होती हैं। और इसके बाद 449 से लेकर 450 गृह अतिचार, ठीक है, हाउस ब्रेकिंग बाई नाइट। और इसी तरह से 456 से लेकर 460 अर्थात प्रच्छन्न गृह अतिचार, यानी किसी के घर में अवैध रूप से अतिचार करना, ट्रेसपास करना। और 12 पार्ट इसका है कि सेक्शन 489A एंड 489B अर्थात करेंसी नोटों और बैंक नोटों से संबंधित अपराध। तो इस तरह से लगभग सारे अपराध जो है कई तरह के गिना दिए गए हैं आईपीसी के। तो ये सेक्शन 40 सब क्लॉज 1 के 1 से लेकर 12 तक में जितने भी अपराध गिनाए गए हैं, इनके संबंध में अगर कोई भी सूचना हो तो उसे तुरंत ही संबंधित पुलिस थाना या पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को देना, ये दायित्व आरोपित करता है
व्यक्ति के ऊपर। और 40 का ही सब क्लॉज 2, इसमें कुछ एक तरह से स्पेसिफिकेशन क्लैरिफिकेशन दिए गए हैं। ये है कि इस धारा के प्रयोजन के लिए अपराध शब्द के अंतर्गत भारत के बाहर किसी स्थान में किया गया कोई ऐसा कार्य भी है जो यदि भारत में किया जाता है तो वो अपराध होता है। क्योंकि आईपीसी आपने एलएलबी सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा, और आईपीसी क्लियरली मेंशन करता है इस बात को कि भारत में अपराध किया जाए, चाहे वो नागरिक के द्वारा किया गया हो या किसी विदेशी के द्वारा, लेकिन अगर विदेशी जमीन पर किसी भारतीय व्यक्ति के द्वारा भी अगर कोई अपराध किया जाता है तो आईपीसी वहां पर भी लागू होती है। इट मीन्स कि ऐसा नहीं है कि आप भारतीय हैं और विदेश में जाके कोई अपराध करें जो आईपीसी के अंतर्गत अपराध के रूप में चिन्हित है तो आपको उससे कार्योन्मुक्ति मिल जाएगी। यानी भारत में और साथ ही साथ विदेश में भी किए गए कार्यों पर आईपीसी लागू होता है यदि वह कार्य अपराध की कैटेगरी में आता है। और इस क्रम में सेक्शन 40, अच्छा एक मिस्टेक हो गई, मैं लगातार 39 की जगह 40 बोल दिया। ये जो पिछला सेक्शन चल रहा था वो सारा सारा सेक्शन 39 का था, 40 अब शुरू हो रहा है। 40 सब क्लॉज 1, 40 क्या है? ग्राम मामलों के संबंध में नियोजित अधिकारियों के कतिपय रिपोर्ट करने का कर्तव्य। ठीक है, तो जो 39 था वो पब्लिक के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी था, और 40 जो है स्पेशली गांव के मामलों में है। 39 में गांव का ऐसे अलग से कोई जिक्र नहीं किया गया था, लेकिन 40 में जैसा कि आप देख रहे हैं, ड्यूटी ऑफ ऑफिसर्स एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ ए विलेज टू मेक सर्टेन रिपोर्ट्स। गांव के मामले में बहुत सारे अधिकारी अपॉइंट किए जाते हैं जिसका स्पेशली गांव के संबंध में ड्यूटी होता है, तो उनके ऊपर सेक्शन 40 भी कुछ ड्यूटी आरोपित करती है। क्या आरोपित करती है इसे हम आगे देखते हैं। सबसे पहले जो सेक्शन 40 सब क्लॉज 1, ये किसी ग्राम के मामलों के संबंध में नियोजित प्रत्येक अधिकारी और ग्राम में निवास करने वाला प्रत्येक निकटतम मजिस्ट्रेट को या निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को जो भी निकटतर हो कोई भी जानकारी जो उसके पास निम्नलिखित के बारे में हो तत्काल संसूचित करेगा। ठीक है ना? कौन सी जानकारी? ऐसे ग्राम में या ऐसे ग्राम के पास किसी ऐसे व्यक्ति का जो चुराई हुई संपत्ति का कुख्यात प्रापक या विक्रेता है या स्थायी या अस्थायी निवास करता है। कोई संपत्ति चुराई गई हो और उसका प्रापक यानी प्राप्त करने वाला या उसको बेचने वाला या उसका खरीदार करने वाला ऐसा कोई व्यक्ति रहता है गांव में जो चोरी का सामान खरीदता और बेचता है, तो उसके बारे में कोई सूचना। बी पार्ट ये कहता है कि किसी व्यक्ति का जिसका वह ठग, लुटेरा, निकल भागा, सिद्धदोष या अपराधी होना जानता है या जिसके ऐसा होने की उचित रूप से संदेह करता है, ऐसे ग्राम के किसी भी स्थान में आना जाना, उसमें से होकर आना। यानी मोटी बात यह है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि कोई उद्घोषित अपराधी हो या लुटेरा हो या ठग हो और गांव में आके छुप गया हो, तो ऐसे कंडीशन में उसकी सूचना देने की जिम्मेदारी है, दायित्व है। इसी तरह से ऐसे गांव में या उसके निकट कोई अजमानती अपराध या भारतीय दंड संहिता की धारा 143, 144, 145, 147 या 148, ये सारी धाराएं हम पहले भी आपको बता चुके हैं। ये सारे जो है पब्लिक न्यूसेंस से रिलेटेड है। तो अगर कोई इस तरह का अपराध किया जाना हो या किया जाना आश्रित हो, मतलब संभावना हो कि ऐसा वो कर सकता है, तो उस कंडीशन में, और इसी तरह से ऐसे गांव में या उसके निकट कोई अकर्मिक अप्राकृतिक मृत्यु होना या संदेह परिस्थितियों में कोई मृत्यु होना या ऐसे गांव में या उसके निकट शव का या शव के अंग का ऐसी परिस्थितियों में जिनमें उचित रूप से संदेह पैदा होता हो कि ऐसी मृत्यु पाया जाना, या ऐसे ग्राम में किसी व्यक्ति का परिस्थितियों में जिनमें गणित के रूप में संदेह पैदा होता हो, अजमानती अपराध किया जाना। कुल मिलाकर यह है मोटी सी बात कि अगर कोई व्यक्ति गांव में छुप गया है जो या तो चोरी किया हो, संदेह हो कि वो चोरी का काम करता है, चोरी का माल खरीदता है, चोरी के माल को खरीद बिक्री करता है, या वो कोई लुटेरा है और लूट कर आया, छिप गया, या कोई डकैती डाल के आया है,
या वो कोई प्रोक्लेम्ड ऑफिसर है, ऑफेंडर है, यानी उद्घोषित अपराधी है और वो यहाँ पर आके छुपा हुआ है, या कोई व्यक्ति संदेह पर स्थितियों में उसकी लाश पाई जाती है, या उसके लाश का कोई जो है पार्ट पाया जाता है, जिससे ये संदेह होता है कि वो व्यक्ति जो है ऐसा कोई अपराध में लिप्त था या उसके विरुद्ध कोई अपराध हुआ, तो इस तरह की सारी सूचनाएं जो भी संदेहप्रद हो उसकी सूचना आपको पुलिस को, नियरेस्ट पुलिस अधिकारी को देना है। तो ये अलग अलग छोटे छोटे सेक्शंस हैं, इसमें बहुत तरह के गिनाए गए हैं जो आईपीसी के अंतर्गत आप रहे हैं। जितनी भी परिस्थितियां संभावित हो सकती है किसी भी अवैध कार्य की, वो सब की सब इसमें गिनाई गई है। तो इसको आप जो है एक बार देख लें और जितने शॉर्ट फॉर्म में इसको याद कर सकते हैं तो कर लें। इसमें लिखा है कि ग्राम के निकट भारत के बाहर किसी स्थान में ऐसे कोई कार्य का किया जाना या करने का, या यदि भारत में किया जाता है तो भारतीय दंड संहिता की इन धाराओं, अर्थात कौन कौन से, 231 से 238, 302, 304, 382, ये सारी जितनी धाराएं लिखी हुई हैं, इसके अधीन कोई अपराध करने की संभावना हो या संदेह हो कि ऐसा कोई अपराध किया है, व्यवस्था बनाए रखने या अपराध के निवारण के लिए अन्य व्यक्ति का संपत्ति के श्रेय पर संभावित प्रभाव डालने वाले विषय जिसके संबंध में जिला मजिस्ट्रेट ने राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से किए गए साधारण या विशेष आदेश द्वारा उसे निर्देश दिया है कि वह उस विषय पर जानकारी सूचित करे। कई बार क्या होता है कि राज्य सरकार जो है किसी अधिकारी को डिप्यूट करती है, ठीक है, कि वो गांव में जाए और गांव में किसी संपत्ति के संबंध में वो पता लगाए। तो ऐसे कंडीशन में अगर कोई व्यक्ति आता है तो उसकी सहायता करना ये गांव वालों की जिम्मेदारी है। इसी प्रकार से जितने भी पूर्व में अपराध गिनाए गए हैं उस संबंध में भी सूचना देना, और अगर कोई अधिकारी नियुक्त किया गया उस गांव में उस तरह के पता लगाने के लिए या उसकी जांच पड़ताल करने के लिए, तो उसमें भी उसकी सहायता करना, उसकी सूचना देना, ये एक तरह का दायित्व आरोपित किया गया है। तो सेक्शन 40 स्पेशली जो है वो गांव के मामले में लागू होता है और सेक्शन 39 ओवरऑल लागू होता है। इसी का सेक्शन 40 का सब क्लॉज 2 है, जैसे 39 में भी सब क्लॉज 2 था, इसी तरह 40 में भी सब क्लॉज 2 है। यहाँ पर ग्राम और उद्घोषित अपराधी का अर्थ बताया गया है, क्योंकि सेक्शन 40 में ग्राम शब्द यूज किया गया है और उसी में एक उद्घोषित अपराधी भी यूज किया गया है। तो इसका अर्थ क्या है, ये सेक्शन 2 सब क्लॉज 1 और सब क्लॉज 2 के सब क्लॉज 1 और 2 में बताया गया है। ग्राम का मतलब है ग्राम भूमिया, यानी गांव के अंतर्गत जो घोषित जमीन है वो सब ग्राम कहलाता है। एडमिनिस्ट्रेशन में आप जानते हैं कि ग्रामीण एरिया, शहरी एरिया, आबादी क्षेत्र, ये सब अलग अलग डिसाइड किए जाते हैं और ये टाइम टाइम पर बदलते रहते हैं। तो जिस समय कोई घटना घटती है उस समय ग्राम क्षेत्र में अगर है तो वो ग्रामीण अधिकारियों के अंतर्गत आता है। और बड़े शहरों में आप जानते हैं कि जो एसपी भी लगाए जाते हैं, तो एसपी ग्रामीण, एसपी शहर अलग अलग लगाए जाते हैं। इसीलिए कि ग्राम एरिया का जो क्षेत्र है वो क्षेत्रफल में काफी बड़ा, जियोग्राफिकल एरिया काफी बड़ा होता है और उसमें जो रहने वाले लोग हैं उसकी आबादी कम होती है, जबकि शहरों में उल्टा होता है, शहरों में कम जो एरिया में ज्यादा लोग रहते हैं, यानी ये कह सकते हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी शहरों में ज्यादा होता है, गाँव में कम होता है। तो शहरों में बहुत आसानी से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो जाता है, लेकिन गाँव के एरिया में आसान नहीं होता। इसलिए गांव के एरिया के लिए स्पेशली सेक्शन 40 बनाया गया है कि अगर कोई अधिकारी जाता है, किसी अधिकारी के ऊपर कोई दायित्व आरोपित किया जाता है, तो पूरे गांव एरिया का वो रोज चक्कर लगाए, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए गांव के लोगों की जिम्मेदारी है कि ऊपर जितने भी सब सेक्शंस में बताए गए अपराध है या इस तरह की कोई जानकारी है तो वो उसको नियरेस्ट अधिकारी को उपलब्ध करावे। इसी तरह से उद्घोषित अपराधी, उस उद्घोषित अपराधी के लिए कहा गया कि पद के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जिसे भारत के किसी ऐसे राज्य क्षेत्र में जिस पर इस संहिता का विस्तार नहीं है, किसी न्यायालय या प्राधिकारी ने किसी ऐसे कार्य के बारे में अपराधी उद्घोषित किया है जो यदि उन राज्य क्षेत्रों में जिस पर इस संहिता का विस्तार है किया जाता है तो भारतीय दंड संहिता की इन धाराओं के अंतर्गत वो दंडनीय अपराध होता। अब इसमें एक चीज लिखा गया है कि जिन क्षेत्रों पर घोषित नहीं है, जिन क्षेत्रों पर लागू नहीं है, तो भारत के टेरिटरी से बाहर निश्चित तौर पर जो है आईपीसी लागू नहीं है, लेकिन भारतीय व्यक्ति, जैसा कि मैंने कहा, अगर बाहर कोई अपराध करता है तो निश्चित तौर पर उस पर लागू है, और वहां विदेश में अपराध किया और भारत में आके कहीं छिप गया तो वो पता नहीं लग पा रहा है, केस तो दर्ज हो गया और पुलिस अरेस्ट करने की कोशिश की, तो उसे भी उद्घोषित अपराधी कहा जाएगा।
जो भारत के न्यायालय के द्वारा सजा प्राप्त है और वो गिरफ्तार नहीं हो पा रहा है, वो तो उद्घोषित अपराधी है ही। साथ में ऐसा व्यक्ति भी उद्घोषित अपराधी होगा जहां पर कि आईपीसी लागू नहीं है, लेकिन वो भारत के न्यायालयों के द्वारा भारत के कानून के अंतर्गत दंडनीय अपराध वो किया हुआ है और भाग के भारत में आके छिप गया है। जैसे कोई व्यक्ति है, मान लीजिए नेपाल चला जाता है, नेपाल में क्राइम करता है और आकर यहाँ गांव में कहीं छुप जाता है, तो ऐसा व्यक्ति भी उद्घोषित अपराधी की कैटेगरी में माना जाएगा इस सबसेक्शंस के अकॉर्डिंग। इसी तरह से सब क्लॉज 3 भी एक है कि ग्राम के मामलों के संबंध में नियोजित प्रत्येक अधिकारी, जैसा कि आपने देखा था सेक्शन 40 जहां से स्टार्ट हो रहा था वहां इस शब्द का इस्तेमाल किया गया था, बल्कि उसके मेन हेडिंग में ही, कि ग्राम के संबंध में नियोजित अधिकारी की का दायित्व है। तो प्रत्येक अधिकारी का अर्थ क्या है? इस शब्द का ग्राम पंचायत का कोई सदस्य अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत ग्रामीण और प्रत्येक ऐसा अधिकारी या अन्य व्यक्ति। तो कौन कौन हो गया? ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हो गया, इसके अंतर्गत ग्रामीण भी आता है और कोई ऐसा अधिकारी या अन्य व्यक्ति भी है जो ग्राम के प्रशासन के संबंध में कृषि कृत्य का पालन करने के लिए नियुक्त किया गया है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो सेक्शन 40 का यूज किया गया था उसमें जो शब्द इस्तेमाल किए गए थे उस शब्द में ये सारे लोगों को सम्मिलित किया गया है। ये लिखा है किसी ग्राम के मामलों में संबंध में नियोजित प्रत्येक अधिकारी और ग्राम में निवास करने वाले प्रत्येक निकटतम मजिस्ट्रेट, ठीक है ना। तो इसका जो है अर्थ क्या होगा ये यहाँ पर स्पष्ट किया गया। तो इसमें केवल ग्रामीण ही सम्मिलित नहीं है, अगर ग्राम पंचायत का कोई सदस्य है, कोई ग्राम क्षेत्र में नियुक्त अधिकारी है और ग्रामीण तो है ही, तो इन सब चीजों, इन सभी की ये जिम्मेदारी है कि वो समय समय पर वो इसको सूचित करें। तो ये इस तरह से सेक्शन 40 कंप्लीट होता है और मैंने जो यूनिट 1 में जो छोटे छोटे पॉइंट्स बना रखे थे उसमें से ये एड टू मजिस्ट्रेट एंड पुलिस बाय पब्लिक यहाँ तक का पोर्शन कंप्लीट होता है जो सेक्शन 40 तक में है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो चलेगा वो है ऑफेंस। ऑफेंस के बारे में हालांकि बहुत क्लियर कट सीआरपीसी में प्रोविजन नहीं है, लेकिन ऑफेंस क्या है ये आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बाद का जो स्लाइड है, इस स्लाइड को सबसे पहले वाले लेक्चर में मैंने अपलोड किया था और इसमें मैंने आपको एक सीआरपीसी की जो प्रक्रिया है वो किस तरह से चलती है ये मैंने बताया था। तो सीआरपीसी लागू ही होती है सबसे पहले कभी कोई ऑफेंस हो जाता है, प्रिवेंटिव मैटर को छोड़कर। मैं रिमेडियल मैटर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसके पहले की एक और स्लाइड है जिसमें मैंने बताया था कि सीआरपीसी के 2 पार्ट है, प्रिवेंटिव एंड रेमेडियल। तो प्रिवेंटिव जो मेजर्स है उसके लिए तो पुलिस के जो पावर्स हैं वो सक्षम है और वो पुलिस उसको ऑफेंस होने से पहले कि क्या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए व्यवस्था करनी है वो करती है। सीआरपीसी के अंतर्गत रेमेडियल प्रोविजन जो शुरू होता है वो होता है ऑफेंस से। ऑफेंस जब हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, पुलिस उसको, उसके लिए एफआईआर होगी या कंप्लेंट होगा। एफआईआर या कंप्लेंट होगा तो उसके बाद पुलिस क्या करेगी, अरेस्ट करेगी। अरेस्ट करने के बाद कहाँ ले जाएगी, उसको कोर्ट में ले जाएगी। तो कोर्ट कौन सा होगा, पुलिस के क्या पावर होंगे, कोर्ट में जब वो बेल के लिए प्लीड करेगा तो पीपी उसको अपोज करेगा, तो डिफेंस काउंसिल का काम क्या है, पीपी का काम क्या है, ये सब इसीलिए पहले मैंने आपको डिस्कस किया कि पावर ऑफ, सबसे पहले अगर आप कंटिन्यू ये लेक्चर्स देख रहे होंगे तो पहले मैंने पुलिस के क्या पावर्स है उसको बताया, फिर कॉम्पोजिशन ऑफ कोर्ट एंड पावर्स ऑफ कोर्ट बताया, उसके बाद फिर अभी रिसेंटली जो पुलिस को कब कोई सूचना देगा उसके बारे में बताया, यानी कि पब्लिक के क्या लायबिलिटीज हैं। और अब इसके बाद हम चलेंगे ऑफेंस के ऊपर। पहले हम देखेंगे कि ऑफेंस क्या है और ऑफेंस को देखने के बाद उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है यानी प्री ट्रायल प्रोसेस, अरेस्ट ऑफ पर्सन, ये हम देखेंगे, क्योंकि सबसे पहले ऑफेंस होगा उसके बाद अरेस्ट होगा। तो ऑफेंस जब नामजद होता है तो उस कंडीशन में पुलिस तुरंत अरेस्ट करती है। इसमें भी ऑफेंस 2 तरह के होते हैं, तो गैर जमानती और जमानती। तो वो दोनों के क्या डिफरेंस है, कब पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट करेगी, कब वारंट के साथ अरेस्ट करेगी, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर आप पहले से तैयार होना चाहते हैं तो सेक्शन 41 ऑनवर्ड, 41 से लेकर सेक्शन 60 ऑफ द सीआरपीसी, इसको आप एक बार पढ़ के रखें। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे कि ऑफेंस क्या है और उसके बाद चलेंगे अरेस्ट के प्रोविजन पे। तो आज के लिए मैं समझता हूँ इतना सफिशिएंट है। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।